अब आते हैं दोस्त अनुच्छेद 13 पर। अनुच्छेद 13 है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कि मौलिक अधिकारों से जो असंगत कानून है उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये थोड़ा संवैधानिक भाषा में लिखा हुआ है, समझा देता हूं क्या है। देखो, इसका मतलब है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी यहां पर देखो थोड़ा संवैधानिक भाषा है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून को निरस्त का मतलब होता है शून्य घोषित कर दिया जाएगा। कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का दोस्तों उल्लंघन करता है तो उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी निरस्त कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। सीधा सीधा मतलब है निरस्त या शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इससे मतलब है कि उसको हटा दिया जाएगा। अब भाई ये कौन तय करेगा कि ये जो कानून है वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है? ये तय कौन करेगा? और कानून को हटाने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? यानी कोई भी अगर कानून है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो निरस्त कर दिया जाएगा, ये तो है। लेकिन निरस्त करेगा कौन? अपने आप से थोड़ी हो जाएगा, कोई ना कोई तो निरस्त करेगा। तो निरस्त करने का दोस्तों, कानून को निरस्त करने का अधिकार दिया गया है उच्चतर न्यायपालिका को। तो ध्यान रखिएगा कि कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करे उसे निरस्त करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका को है। और न्यायपालिका में भी कौन कर सकता है? तो दोस्तों कर सकता है उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या फिर इसको कर सकता है उच्च न्यायालय। तो बेसिकली जो कानून को मौलिक अधिकारों का हनन करता है वैसे कानून को निरस्त करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास होता है। यहां तक बात सबको समझ आ गई कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस कानून को निरस्त कर सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य, यहां पर देखो राज्य शब्द है तो राज्य का मतलब भारत राज्य के रूप में। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समक्ष समान अधिकार से वंचित नहीं करेगा। यानी सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान अधिकार मिलेगी। अब देखो, कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है, भाई ध्यान रखना, ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता, और ये नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा भाई क्यों है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो उसकी है परिभाषा। परिभाषा दोस्तों कहती है कानून के समक्ष समानता का, कहा जाता है कि कानून की नजर में सब बराबर है।
कानून की नजर में सब बराबर हैं, सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। तो क्या ऐसा है भारत में वाकई कि कानून की नजर में सब बराबर हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसका है भाई अपवाद। अपवाद क्या क्या है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, विदेशी राजनयिक, जिसमें आप कह लो कि विदेशी राजदूत वगैरह होते हैं, उनको विदेशी राजनयिक कहते हैं। तो ये सारे लोगों के लिए कानून बराबर नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए राष्ट्रपति और गवर्नर अपने पद पर हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं, तो उनके विरोध में किसी भी प्रकार का सिविल और जिसको कहते हैं सिविल मामला या आप आपराधिक मामला भारत में दर्ज नहीं करा सकते। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक उनके अगेंस्ट में कोई सिविल केस, कोई क्रिमिनल केस आप फाइल भारत के किसी कोर्ट में नहीं कर सकते। अगर सिविल केस और क्रिमिनल केस फाइल करिएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं वो राष्ट्रपति हैं और राज्य सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी गवर्नर हैं। तो इनको इम्यूनिटी मिला हुआ है संविधान से कि जब तक अपने पद पर हैं इनके अगेंस्ट में कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस फाइल नहीं हो सकता। तो ये इनके लिए कानून बराबर नहीं है, इसलिए नकारात्मक अवधारणा है। इनके लिए तो कानून बराबर नहीं हुआ, ये नकारात्मक अवधारणा है। कानूनों के समक्ष समान अधिकार, इसका प्रावधान दोस्त लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका से, और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ये सकारात्मक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इसका जो परिभाषा है इसी की वजह से, परिभाषा कहती है समान परिस्थिति में समान व्यवहार। समान परिस्थिति में समान व्यवहार यानी इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल कंडीशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति नए नए चुने गए जनवरी में। तो डोनाल्ड ट्रंप से मान लीजिए इंटेंशनली मर्डर हो जाता है, जिसमें मोटिव और इंटेंशन दोनों था व्यक्ति की हत्या करने का। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा मत समझिए कि रियल इंसिडेंट है, ये एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किसी का जानबूझ करके मोटिव और इंटेंशनली किसी की हत्या कर दी, और एक अमेरिका का एक नॉर्मल नागरिक है, एक आम नागरिक है, उसने भी क्या किया कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी, और व्यक्ति की हत्या करने का जो मोटिव और इंटेंशन भी था कि उस व्यक्ति को मारना। तो यहां पर दोस्तों दोनों का मोटिव और इंटेंशन सेम है, तो दोनों को जो सजा मिलेगी वो सेम मिलेगी। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उनको सजा में कुछ रियायत दे दी जाएगी, और वो अमेरिका का एक नॉर्मल नागरिक है तो उसको सजा में कोई रियायत नहीं मिलेगी। यानी अगर दोनों का मोटिव और इंटेंशन सेम है तो दोनों को सजा भी सेम मिलेगा। तो इसको कहते हैं आपका कानूनों के समक्ष समान अधिकार। यहां पर कोई अपवाद नहीं है, यहां पर अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है, ठीक, अपवाद नहीं है। तो इसको कहते हैं कानून के समक्ष समान अधिकार। तो भाई ब्रिटेन में जो है वो कानून के समक्ष समानता है, अमेरिका में कानून के समक्ष समान अधिकार है। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में दोनों है। तो आप पूछेंगे सर एक तो अमेरिका में है एक ब्रिटेन में है, तो इंडिया में क्या है? क्योंकि पढ़ तो रहे इंडिया का संविधान। तो भाई इंडिया में दोनों है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल और विदेशी राजनयिकों के लिए विधि के समक्ष समानता है या कानून के समक्ष समानता है, और बाकी लोगों के लिए जैसे हम और आप हो गए, बाकी प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति से लेके बाकी लोग हो गए, उनके लिए विधि के समक्ष समान अधिकार है। तो भारत में चलता है भाई दोनों। तो अमेरिका में चलता है कानून के समक्ष समान अधिकार, ब्रिटेन में चलता है कानून के समक्ष समानता। भारत में क्या चलता है? भारत में दोनों चलता है, ठीक। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए विधि के समक्ष समानता, बाकी अन्य सभी के लिए विधि के समक्ष समान अधिकार। तो भारत में चलता है भाई दोनों। यहां तक बात सबको क्लियर है? भारत में चलता है दोनों।
बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 की तरफ। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य जन्म, नस्ल, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और यहां पर राज्य का मतलब दोस्तों क्या है, तो ये भारत है। लेकिन दोस्तों आप देखते होंगे कि भाई लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता भी, आप जाति भी बोलेंगे कि सर जाति के आधार पर भी तो होता ही है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भाई आर्टिकल 16 का हिस्सा है। जाति के आधार पर भेदभाव से मतलब है कि ये आप नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर जो जगह है, जैसे मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है तो इसमें इसी जाति के लोग जा सकते हैं, इसके अलावा अन्य जाति के लोग नहीं जा सकते, ऐसा नहीं किया जा सकता। या फिर कोई मान लीजिए कॉमन घाट है, जैसे नदी का कोई तट है, घाट है, तो वहां ये कह सकते हैं कि इस जाति के लोग जाकर के पानी भर सकते हैं, इस जाति के लोग पानी नहीं भर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर जाति वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजर्वेशन से नहीं जोड़ के देखना है। यहां पर है कि जाति का है कि जो पब्लिक एम्यूनिटीज हैं उसका एक्सेस सभी को होगा। जैसे मान लीजिए कोई कोई पब्लिक एम्यूनिटी है, फॉर एग्जाम्पल कोई पानी, जो कहीं पर कोई वो पानी वाला है जहां पर पानी पीने का व्यवस्था है, तो वहां पर ये नहीं कह सकते कि भाई पब्लिक एम्यूनिटी है तो इसी कास्ट के लोग पानी वहां जाके पी सकते हैं, दूसरे कास्ट के लोग पानी नहीं पी सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ जाति वाला जो है उसमें पब्लिक एम्यूनिटीज यूज पर है, ये उसको रिजर्वेशन से जोड़ के मत देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों लेकिन आप देखते हैं कि भाई लिंग के आधार पर तो विभेद किया जाता है। कैसे? मान लीजिए आप जाते हैं मेट्रो से, जाते हैं आप बस में, रेलवे में, तो वहां देखते हैं कोई लेडीज कोटा चलता है। मेट्रो में आप कभी दिल्ली मेट्रो में सफर करेंगे तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाती है उस डायरेक्शन का फर्स्ट कोच लेडीज के लिए रिजर्व होता है, बाकी कोचेज में भी सीट्स रिजर्व होते हैं लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए नहीं होता। तो यहां पर दोस्तों इसका कुछ अपवाद भी है। अपवाद जो है वो है कि सरकार, अपवाद क्या है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। इसी को कहते हैं सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद जो है वो स्वीकार्य है। तो सकारात्मक विभेद स्वीकार्य है। क्या आप देखते हैं महिलाओं के लिए सीट वगैरह रिजर्व कर दिया जाता है बसेस में, मेट्रो ट्रेन वगैरह में, ये सकारात्मक विभेद अलाउड है ताकि उनकी स्थिति को इंप्रूव किया जा सके। इसी तरीके से बच्चों के लिए है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल तक के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन बाकी उम्र के बच्चों को नहीं दे सकते, ये सकारात्मक विभेद है। इसके बाद आता है दोस्तों, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता के अवसर। सार्वजनिक रोजगार का मतलब होता है दोस्त, हिंदी में सीधे कहते हैं इसको सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी यानी सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। लेकिन भाई सार्वजनिक रोजगार यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर सबको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसका दोस्तों अपवाद है। अपवाद है, और अपवाद है दोस्तों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था। जैसे आप देखेंगे कि एससी रिजर्वेशन होता है 7.5%, सॉरी
SC रिजर्वेशन है 15%, ST रिजर्वेशन होता है 7.5%, ओबीसी, ओबीसी जिसको कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर, NCL कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर वो होता है जिसकी सालाना इनकम 8 लाख और उससे ऊपर की होती है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर में होता है कि जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए या उससे नीचे की है, 8 लाख से नीचे की है, उसको मिलता है 27% आरक्षण, इसलिए उसको NCL कहते हैं। और एक आता है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको 10% रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम EWS में होनी चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे, तो यहां पर तब 10% का EWS रिजर्वेशन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो टोटल रिजर्वेशन हो जाता है वो 59.5%। तो यहां पर सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता में अपवाद भी है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जो आप देखते भी हैं। तो जो टोटल हमारे यहाँ आरक्षण अभी कुल है वो 59.5 है, बचा हुआ है जो मिलता है UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी को। तो ये हो गया अनुच्छेद 16। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब भाई हिंदी में ही होता है, इसको छुआछूत कहते हैं। तो छुआछूत का अंत, छुआछूत क्या एक सामाजिक बुराई है भाई, और ध्यान रखिएगा कि इसका कोई अपवाद नहीं है। तो इस अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है कि भाई इस कंडीशन में हम छुआछूत प्रैक्टिस करेंगे, उस कंडीशन में छुआछूत प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडीशन में छुआछूत प्रैक्टिस नहीं करना है, यानी किसी भी कंडीशन में अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं देना है, अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं देना है किसी भी कंडीशन। तो इसको कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 18 जो कहता है उपाधियों का अंत। अब कैसी उपाधि का अंत भाई करना है ये समझ लो कि उपाधियां जो सामाजिक विभेद करती हैं, जो सामाजिक विभेद उत्पन्न करती हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ये ब्रिटिश सरकार में उपाधि दी जाती थी, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, सर, नाइटहुड, कैसरे हिंद, इस टाइप की उपाधि दी जाती थी, और ये उपाधि दी जाती थी भारतीयों को, भारतीयों को ये उपाधि दी जाती थी। और ऐसा उपाधि दोस्त इसलिए दिया जाता था कि जब इस तरीके की उपाधि भारत में दो टाइप के लोगों को मिलती थी, या तो जो बहुत अमीर होते थे उनको दिया जाता था, या जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे उनको दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसे अमीर लोग और पढ़े लिखे लोग जब ब्रिटिश सरकार उनको ऐसी उपाधियां देगी और सामाजिक रूप से उनको अलग दिखाएगी, तो वैसे लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कभी उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, ना तो पैसे से मोटिवेट करेंगे, ना तो उसको इंटेलेक्चुअली मोटिवेट करेंगे। तो ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन से अलग हो जाएंगे और भारत पर राज करना आसान हो जाएगा। इस वजह से ऐसी उपाधियां ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों को देती थी। लेकिन जैसे हमारा संविधान लागू हुआ, ये सारी उपाधियां हटा दी गई, अब ऐसी कोई उपाधि नहीं मिलती है। तो ये सब सामाजिक विभेद उत्पन्न करती थी। लेकिन दोस्तों इसका अपवाद है, अपवाद है दोस्तों की सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधि, शैक्षणिक उपाधि जो है ये स्वीकार्य है, स्वीकार्य है। तो सैन्य उपाधि और शैक्षणिक उपाधि स्वीकार्य है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कोई सैन्य अफसर है, सैन्य व्यक्ति है, सैन्य कर्मी है, अब उसको मिल गया मान लीजिए परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, तो वो नाम के साथ परमवीर चक्र लिख सकता है। जैसे मान लीजिए मिल गया महावीर चक्र,
तो वो नाम के साथ महावीर चक्र लिख सकता है। तो वो सब सैन्य उपाधि है, वो अलाउड है। शैक्षणिक उपाधि, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने पीएचडी कर लिया, तो वो नाम के साथ अपने डॉक्टर लिख सकता है, नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है। कोई एमबीबीएस कर लिया तो वो भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर लिया तो नाम के साथ सीए लिख सकता है। तो ये सारी कैसी उपाधि है? ये सब शैक्षणिक उपाधि है। तो शैक्षणिक उपाधि और सैन्य उपाधि स्वीकार है, इसके अलावा कोई तीसरा उपाधि स्वीकार्य नहीं होता। तो मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल्स अलाउड हैं, इसके अलावा कोई भी तीसरा टाइटल अलाउड नहीं होता। तो मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल अलाउड हैं, इसके अलावा कोई भी तीसरा टाइटल अलाउ नहीं होता। यहां तक बात सबको समझ में आ गया?